नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, माननीय सदस्यों के मन में जो एक और प्रश्न बहुत समस्या से घुमड़ता रहा है वह है सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति और बड़े औद्योगिक घरानों की उपलब्धियां। हम धन और आय के समुचित वितरण के प्रति वचनबद्ध अवश्य हैं, लेकिन हमें उत्पादन और विकास को भी साथ साथ बढ़ाते जाना है, क्योंकि इसके बिना हम अपने देश की दरिद्रता को दूर करने की ओर नहीं बढ़ सकते। सदन को औद्योगिक लाइसेंस नीति की जांच पूरे परिवेश में करनी चाहिए और देखना चाहिए कि समग्रतः अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने लघु उद्योगों के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखा है तथा छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए उससे भी बड़ा क्षेत्र खुला छोड़ा है। बड़े औद्योगिक घरानों को केवल उन बुनियादी क्षेत्रों में आने की अनुमति है जिनमें काफ़ी अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित होता है। यदि आज सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकीय, वित्तीय तथा तकनीकी साधन असीमित होते तो अवश्य ही मैं यहाँ तत्काल यह निर्णय ले सकती थी कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों को कोई लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है और हम उसका इस सीमा तक निर्माण करना चाहते हैं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि प्रभाव डाल सके। लेकिन बुनियादी क्षेत्रों के मामले में जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय या तकनीकी या अन्य साधनों के अभाव के कारण अपने हाथ में लेने में असमर्थ है, हमारे सामने विकल्प यही है कि हम या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से मंगाएं या इन औद्योगिक घरानों में से कुछ को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दें, जिससे देश को बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध हो और सरकार के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को दिशा दे सके, उनके कामों को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। हम इस समस्या पर लगातार विचार करते रहते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को हमारा यह निर्देश रहता है कि इन घरानों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल काम करना चाहिए। अभी तक योजनाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में आंकड़े दिए जाते रहे हैं। महोदय, दूसरा बड़ा प्रश्न मूल्य वृद्धि का है। हम मूल्यों की स्थिति के बारे में चुपचाप नहीं बैठे रहे हैं। हम ऐसा कर नहीं सकते। मुझे उस गहरे कष्ट का पूरी तरह एहसास है जो मूल्य वृद्धि द्वारा सभी को, विशेषतः कमजोर वर्गों जैसे खेतीहर मजदूरों, बंधी आय वालों आदि को होता है। लेकिन जो लोग भय का संचार करने की कोशिश करते रहते हैं उनके कथनों से हमें अपना विवेक नहीं खो देना चाहिए। वे मूल्य वृद्धि को तीव्र मुद्रास्फीति की भूमिका मानते हैं। हमें तथ्यों को सही ढंग से समझना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तव में किन कारणों से कितनी वृद्धि हुई है। 2 दिनों के आंकड़े मेरे पास हैं। 18 जुलाई 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह को, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक 1 वर्ष पहले की अपेक्षा 4% ऊंचा है। दूसरे आंकड़े 25 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह के हैं और इनमें थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अनाजों के लिए सूचकांक 2% कम है और चावल को छोड़कर अन्य सभी अनाजों के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा गिरे हैं। सरकार का उद्देश्य पारिवारिक जरूरत की 4 चीजों के दाम स्थिर रखना है। चावल के दाम 2% बढ़े हैं, लेकिन गेहूं, ज्वार और बाजरे की कीमतें पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की अपेक्षा कम हुई है। इसलिए कीमतों की प्रवृत्ति से उन उपायों का अन्यतम महत्व उजागर होता है जो नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस संबंध में कपास के महत्व का जिक्र किया गया है। अतीत में इनमें से कुछ के प्रति लापरवाही बरती गई थी और अब हमें अनुसंधान तथा अन्य उपायों का विस्तार इन तक इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हमने गेहूं के मामले में किया था। अगर हम अपने प्रयास शिथिल न करें तथा कृषि उत्पादन में उपलब्ध उन्नति की गति को बनाए रखें तो स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य हमारी पहुंच में होगा।
किसी ने यह भी कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य चढ़ते ही हैं, और यह बात उन्होंने बड़े अच्छे समय पर कही है। हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व में इसे सभी जगह देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखना चाहते हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कृषि की उपज भी बढ़े। महोदय, देश की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, उसका अर्थ शहरी लोगों की स्वतंत्रता भी नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता वह होगी जिसमें ग्रामवासियों को अपने भाग्य, अपने भविष्य के निर्माण का स्वामित्व प्राप्त होगा। यह उनके स्वशासन के जरिए ही हो सकता है। महात्मा गांधी का यह कथन उनके सामाजिक दर्शन का मूल स्रोत है। उनका विचार था कि हर एक गांव एक गणतंत्र की तरह हो, वहां एक पंचायत हो जिसके पास उस गांव की सभी समस्याएं निपटाने का अधिकार हो। अपने देश में अब 73वां संशोधन लागू हो जाने से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस तरह उनका एक सपना साकार हुआ है। गांधी जी के सामाजिक दर्शन में मुख्य रूप से समाज एवं स्त्री पुरुष की महत्ता संबंधी विचारों को सम्मिलित किया जाता है। गांधी जी एक वर्ग विहीन, शोषण रहित, शांतिपूर्ण, जनतांत्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उनका कहना था, मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूंगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी गौरव अनुभव करेगा कि यह देश उसका है और उसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण आवाज है। मैं ऐसे भारत की रचना करूंगा जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सके। ऐसे भारत में छुआछूत एवं मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों की पुरुषों के समान अधिकार होंगे। सभी देशों में मित्रता रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रह सकेंगे। हम न किसी का शोषण करेंगे और न कोई हमारा शोषण करेगा। हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। करोड़ों की संख्या में मूक जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्तिगत रूप में मैं देशी एवं विदेशों के भेद को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी कल्पना का भारत ऐसा ही होगा। उक्त कथन से स्पष्ट है कि गांधी जी एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें जाति एवं वर्ण भेद समाप्त हो एवं सभी व्यक्ति समान समझे जाएं। वे उत्तराधिकार से प्राप्त जाति को जाति नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वर्तमान जाति प्रथा पूर्व की वर्णाश्रम व्यवस्था से पूर्णतः विपरीत है। जितना ही शीघ्र इसको नष्ट करें उतना ही श्रेयस्कर है। जाति का धर्म से कोई संबंध नहीं। महोदय, इस प्रकार गांधी जी के अनुसार समाज का कर्तव्य है वह व्यक्ति पर कोई बंधन न डालकर उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु आदर्श वातावरण का सृजन करे। ऐसे समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय होगा। व्यक्ति की जाति उसकी कार्य कुशलता के आधार पर ही निश्चित होगी। उनका कहना था, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब इस वर्ण सिद्धांत को पूरी तरह समझकर क्रियान्वित किया जाए। गांधी जी स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व देते थे। उनका कहना था, स्त्री पुरुष के कार्य क्षेत्र का विभाजन अवश्य मान्य है। दोनों लिंगों के लिए सामान्य गुण एवं संस्कृति जो इनके व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक है समान ही है। गांधी जी का विचार था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में प्राकृतिक भिन्नता के बावजूद आध्यात्मिक एकता होती है जो स्त्री पुरुष के पृथक पृथक स्वधर्म के सम्यक रूपेण निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी इसलिए यह नहीं चाहते थे कि स्त्रियां स्वधर्म त्याग कर पुरुषों के साथ पर कार्य करें। वे स्त्रियों के कार्य को पुरुषों के कार्य से श्रेष्ठतर मानते हुए लिखते हैं। अपने घर को सुव्यवस्थित रखना उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि उसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना। गांधी जी सर्वत्र स्त्री को समान स्थान देने के पक्षपाती थे। इसी कारण वे स्त्रियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करके प्रत्येक पग पर उनकी रक्षा एवं प्रतिष्ठा के पक्षधर थे। गांधी जी विवाह को प्राकृतिक आवश्यकता एवं गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानते थे। उनका कहना था, विवाह हिंदुओं के 4 आश्रमों में से एक प्रमुख आश्रम का आधार है। वास्तव में देखा जाए तो अन्य 3 आश्रमों का आधार भी गृहस्थ आश्रम ही है।
विवाह का उद्देश्य व आदर्श है। स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध के माध्यम से आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति। मानवीय प्रेम जो इस एकता से उमड़ता है वह दैविक या सार्वभौमिक प्रेम की उपलब्धि का प्रथम कथन सिद्ध होता है। गांधी जी नारी को अपूर्व शक्ति मानते थे। वे उसे पाश्चात्य फैशन एवं रहन सहन से दूर रखकर ही पूजनीय समझते थे। उनके विचार से पुरुष आक्रामक एवं क्रोधी होता है। स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो शांति एवं सुरक्षा का नेतृत्व कर सकती है। विराम। तो दोस्तों डिक्टेशन का बार बार अभ्यास कीजिएगा और डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी ही मिलेगा अगली डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।